दोस्तों, एक लड़का जिसकी 11 मई 2025 को शादी होती है, 9 दिन के बाद 20 मई 2025 को वो अपना हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ में शिलोंग जाता है। पर 23 मई 2025 को अचानक से शिलोंग से गायब हो जाता है। जैसे इस बात की जानकारी उसके घर वालों को मिलती है, उसके जो घर वाले होते हैं उस लड़के की तलाश करने के लिए सीधा शिलोंग पहुंचते हैं। पुलिस से मदद मांगते हैं, पर वहां की जो पुलिस होती है पहले से उनका सहयोग करने से मना कर देती है। लोकल लोगों से वो बातचीत करना चाहते हैं, पर लोकल लोगों की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो उन लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनके मन में एक तरीका सूझता है, एक विचार आता है कि क्यों ना वो यूट्यूबर लोगों से मिले और उनसे संपर्क करें, उनके द्वारा इसकी जानकारी करें। तब वो जो वहां के यूट्यूबर होते हैं उन लोगों से मिलते हैं और फिर ये मामला जब हाईलाइट होता है, लोगों को पता लगता है, पुलिस तक इस बात को पता लगता है। बात यहां तक की जो शिलोंग के मुख्यमंत्री होते हैं उन वहां के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है और इधर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं उन तक पहुंच जाती है। दोनों मुख्यमंत्री आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद में हर हालत में उस लड़के की तलाश करना, उस प्रेमी जोड़े की तलाश करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, कुछ दिन समय बीतने के बाद में अचानक से एक दिन उस लड़के की एक खाई से लाश मिलती है। जैसे ही लाश मिलती है, लोगों को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार किसी ने क्यों राजा रघुवंशी की हत्या कर दी, उस लड़के की हत्या कर दी है। तभी लड़के की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है, उस शव को उसके घर पर भेजा जाता है। जैसे वो शव इंदौर उसके घर पर आता है, उसके परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की तो लाश मिल चुकी है, पर सोनम जो उसकी पत्नी है वो है कहां। अब पुलिस उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। एक एक दिन कटते जाते हैं, एक एक दिन बीतते जाते हैं, पर उसकी पत्नी सोनम का कहीं पता नहीं लगता है। अब तो बस लोग यही अपना आइडिया लगा रहे होते हैं, लोगों के मन में यही अंदाजा चल रहा होता है कि जरूर उस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है और शायद उस लड़की को किडनैप कर लिया गया है और उसे बांग्लादेश भेज दिया गया है। ऐसे ही लोगों के मन में सवाल चल रहे होते हैं। तभी एक दिन वो जो लड़की होती है वो अचानक से मिल जाती है और जिस हालत में मिलती है उस हालत में देख करके लोगों को विश्वास ही नहीं होता है और उस लड़की के मिलने के बाद में वो लड़की तो मिल जाती है, पर लोगों का जो भरोसा है वो टूट जाता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लड़की अपने प्रेमी के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही नवविवाहित पति का कत्ल करवा देती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। एक लड़का जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी, जिसके पिता ट्रांसपोर्ट का काम किया करते हैं। 3 भाई होते हैं, तीनों भाई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे होते हैं। उसी परिवार में, उसी खानदान में एक रस्म होती है कि जब कोई शादी करने के लायक हो जाता है तो उसका एक पत्रिका बनाई जाती है और उस पत्रिका में लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, कितनी पढ़ाई किए है, कितनी उम्र है, हर डिटेल्स फोटो सहित उस लड़के का पूरा बायोडाटा उस पत्रिका पर लिख दिया जाता है। इसी प्रकार जिसके लड़की शादी करने वाली होती है वो लोग अपनी लड़की का पूरा बायोडाटा उस पत्रिका पर लिख देते हैं और वो दिन तय करते हैं रामनवमी का। और उसके बाद में जब लोग उस पत्रिका को देखते हैं तो जिसे उस रिश्ते के बारे में, जिसे वो रिश्ता पसंद होता है, फिर उस लड़के से या उस लड़की के घर वालों से बात करते हैं और फिर दोनों परिवार एक दूसरे के साथ में सहमत बनाते हैं और उसके बाद में उनकी शादी कर दी जाती है। इसी प्रकार से एक दिन इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी एक पत्रिका में देखता है एक लड़की जिसका नाम होता है सोनम, जिसकी उम्र होती है 25 वर्ष, जो एक कंपनी में HR के पद पर कार्यरत होती है। और जैसे ही वो उस फोटो को देखता है तो फोटो को देख करके उसे ऐसा लगता है कि अब वो जो लड़की है वो उससे शादी करने लायक है। तभी वो अपने माँ के पास जाता है और अपनी माँ को उस पत्रिका के बारे में दिखाता है, उस फोटो को दिखाता है और कहता है कि माँ, ये लड़की देखने में बहुत ही सुंदर है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ जब उस लड़की को देखती है तो देख करके उसे भी वो लड़की काफी पसंद आती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में अपने घर पर बात करती हूँ, घर के लोगों से बात करती हूँ। और फिर वो अपने घर पर अपने परिवार पे ये बात रखती है। परिवार के सारे लोग उस रिश्ते को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोनम के घर वालों से बातचीत की जाती है और उसके बाद में फिर ये रिश्ता तय हो जाता है। एक डेट निकल के आती है। जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद में जब वो परिवार के लोग पंडित जी से पूछते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि करीब 5 जून तक ये जो दोनों लोग हैं, इन दोनों लोगों को घर से कहीं अकेले बाहर जाने न दीजिए।
पर तभी जो सोनम होती है वो एक दिन अपने पति राजा रघुवंशी से कहती है कि वो हनीमून मनाने कहीं बाहर चलती है। वो राजा रघुवंशी से कई ऐसी जगहों का नाम लेती है, पर राजा जो होता है वो सोनम से कहता है कि मैं इन सारी जगहों को तो पहले से ही घूम चुका हूं। तभी जो सोनम होती है वो तभी सोनम राजा रघुवंशी से कहती है कि क्यों ना हम लोग कामाख्या चलते हैं, शिलोंग चलते हैं, उधर से कामाख्या के दर्शन भी कर लेंगे और उधर से फिर हम लोग शिलोंग घूमने के लिए निकल चलेंगे। राजा सोनम से कहता है कि देखो अभी कुछ दिन हम लोग परिवार के साथ में रहते हैं और फिर उसके बाद में फिर हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। पर सोनम ये जिद करने लगती है कि नहीं, वो अभी घूमने चलना चाहती। और तभी एक दिन सोनम बिना बताए हुए, राजा से बिना बातचीत किए हुए वो शिलोंग के टिकट भी ले लेती है। अब वो बात राजा से कहती है कि उसने तो टिकट भी निकाल लिया है। जैसे ही ये बात राजा सुनता है तो वो सोनम की बात को काट नहीं पाता है और फिर वो सोनम के साथ शिलोंग जाने के लिए, कामाख्या जाने के लिए तैयार हो जाता है। 20 मई 2025 को दोनों अपने घर से निकलते हैं। जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं, रास्ते में पहुंचने के बाद में एक जगह पड़ती है, एक एयरपोर्ट पड़ता है। उस एयरपोर्ट पर वो दोनों एक सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेकर के अपनी फोटो अपने परिवार के ग्रुप पे मैसेज कर देते हैं। परिवार के लोग उस फोटो को देखते हैं और उस फोटो को भेजने का केवल इतना मतलब होता है कि परिवार के लोगों को ये पता चलता रहे कि हम लोग कहां पर हैं और किस हालात पे हैं। पर जैसे ही राजा रघुवंशी की माँ उस फोटो को देखती है तो फोटो को देख करके परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे राजा रघुवंशी के गले में एक चैन दिखाई देती है, जिस चैन की कीमत होती है 2.5 से 3 लाख रुपए। वो तुरंत अपने बेटे राजा रघुवंशी को फोन करती है और फोन करके कहती है कि बेटा आप बाहर घूमने गए हैं, फिर ये अपने जो सोने चांदी के आभूषण हैं इनको दिखाने के लिए गए हैं। राजा रघुवंशी कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम तो पहन करके नहीं आ रहे थे, पर सोनम बार बार जिद कर रही थी, वो कह रही थी कि आप पहन करके चलिए, आपको अच्छा लगता है, इसी वजह से हम पहन करके आ गए। राजा रघुवंशी की माँ अपने बेटे पर नाराज होने लगती हैं। वो कहती हैं कि जब इस तरीके कहीं दूर घूमने जाते हैं तो इन सारी चीजों को अपने साथ में नहीं ले जाते हैं, सफर में ऐसी चीजों को अपने साथ में लेकर के नहीं जाते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे ही आपको टाइम मिले तुरंत आप इस चैन को उतार करके अपने बैग पर रख लीजिएगा, क्योंकि उनको ये अंदाजा होने लगता है, वो सोचने लगती है कि कहीं इस चैन की वजह से कहीं मेरे बेटे के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। रघुवंशी अपनी माँ से कहता है कि माँ आप परेशान मत हो, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं उसे तुरंत अभी अंदर रख लेता हूं। और उसके बाद में लगातार परिवार के लोग अपने बेटे और बहू से संपर्क में रहते हैं, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि मेरे बेटे और जो बहू है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, कोई उन्हें परेशानी तो नहीं है। वो दोनों कामाख्या जाते हैं, कामाख्या जाकर के माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और फिर वहां से सीधे शिलोंग पहुंच जाते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद में घूमने फिरने का दौर चालू होता है, पर अचानक 23 मई 2025 को दोपहर के करीब 1:45 का आसपास का समय होता है। तभी जो सोनम की सास होती है, राजा रघुवंशी की माँ होती है, उनसे आखिरी बार सोनम की बात होती है। उस समय सोनम अपनी सास से कहती है कि माँ मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, इस वजह से मेरी सांस फूल रही है और मेरा व्रत भी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और उसके बाद में फिर उन परिवार के लोगों के साथ में सोनम और राजा रघुवंशी का संपर्क टूट जाता है। परिवार के लोग परेशान होने लगते हैं। जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। तभी जो सोनम का भाई होता है, उधर राजा रघुवंशी का भाई होता है, वो लोग तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। वो लोग शिलोंग पहुंच जाते हैं और शिलोंग पहुंचने के बाद में वो लोग पुलिस से वहां की मदद मांगते हैं, पर वहां की जो पुलिस होती है वो पहले इन लोगों की मदद करने से मना कर देती है। ये लोग लोकल लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, लोकल लोगों से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, पर वहां की जो भाषा है वो इन लोगों के आड़े आ रही थी, क्योंकि वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी वो इन लोगों को समझ में नहीं आती है। और फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं। थक हार करके इन लोगों के मन में एक विचार होता है कि क्यों ना हम यूट्यूबर लोगों से मिले और उनसे मिल करके इस बात को, इस फोटो को सोशल साइट पर डलवा देते हैं। अब ये लोग कुछ यूट्यूबर लोगों से मिलते हैं। वो लोग जैसे ही अपने चैनल पर राजा और सोनम की जो शादी वाली तस्वीर होती है उस तस्वीर को अपने सोशल साइट अकाउंट पर डालते हैं। देखते ही देखते वो तस्वीर इतना ज्यादा वायरल होती है, इतना मामला हाईलाइट हो जाता है कि फिर उसके बाद में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं वो मेघालय के मुख्यमंत्री से बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद में जब ये मामला हाईलाइट हो जाता है तो फिर उसके बाद में पुलिस इस मामले की छानबीन चालू करती है। पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं और टीमें बना करके पुलिस जब वहां की छानबीन शुरू करती है, जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, कुछ दिन का समय बीतने के बाद में 2 जून 2025 को वहीं एक खाई पर, लगभग 1000 गहरी खाई पर राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है। पुलिस जैसे ही उस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है, उसका जो एक लाश का हाथ होता है उस हाथ पे लिखा होता है राजा, जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि राजा रघुवंशी की लाश है।
पर उसकी लाश के पास से एक जैकेट मिलती है जो लाल और काले कलर की होती है और उस जैकेट पर खून के कुछ धब्बे लगे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, पुलिस राजा रघुवंशी की लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में वो उसके परिवार को सौंप दी जाती है। जैसे ही वो लाश परिवार के लोगों के पास में आती है, परिवार के लोगों का रो रो करके बुरा हाल होता है। पर उसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि राजा रघुवंशी की अगर मर चुका है तो फिर उसकी पत्नी सोनम कहाँ है। लोग जैसे ही राजा रघुवंशी की मौत के बारे में सुनते हैं, लोगों के मन में बस एक ही विचार आ रहा था कि आखिरकार उसकी पत्नी जो हो, जहां पर भी हो, सही सलामत हो। पुलिस इस बारे में लाख कोशिश कर रही थी, लाख प्रयास कर रही थी। अपनी पूरी ताकत के साथ में पुलिस सोनम को ढूंढने की तलाश कर रही थी। लगभग 17 दिन का समय बीत जाता है, पर 17 दिन तक पुलिस का कुछ पता नहीं लगता है। अब तो लोगों के मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ सोनम के साथ में भी अनहोनी हुई है, जरूर उसका किडनैप कर लिया गया है और किडनैप करके उसे या तो बांग्लादेश भेज दिया गया है। लोग इस बारे में ऐसा अनुमान लगा रहे थे, मीडिया भी इस बारे में ऐसा ही सोच रही थी कि सोनम के साथ में जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन सोनम जब मिलती है तो इस हालत में मिलती है कि जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल दोस्तों, करीब 17 दिन के बाद 8-9 तारीख की रात के करीब 2 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो एक बनारस और गोरखपुर हाईवे है, उस हाईवे पर जो कि जिला गाजीपुर लगता है, वहां पर एक होटल होता है, एक ढाबा होता है जो चाय आय बनाने का काम करते हैं, एक ढाबा होता है। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास का समय होता है। एक लड़की जो जींस और काली टी शर्ट पर उस दुकान के सामने, उस ढाबे के सामने आकर के खड़ी आ जाती है, जो देखने में काफी बदहौस लग रही होती है, काफी परेशान लग रही होती है। तभी उस दुकान में जो एक छोटा सा लड़का, छोटू, जो लोगों को चाय आय देने का काम किया करता है, वो लड़का उस लड़की के पास में जाता है और कहता है कि बहन जी, क्या काम है, क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए। वो लड़की पहले तो कुछ नहीं बोलती है, बस वो रोने लगती है। वो लड़का उससे बार बार पूछता है कि बहन जी आपको क्या चाहिए, आपको क्या जरूरत है, पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। तभी वो लड़का अपने मालिक के पास में जाता है, उस ढाबे के मालिक के पास में जाता है और कहता है कि बाबूजी, बाहर एक लड़की खड़ी हुई है जो कि रो रही है, काफी परेशान है, काफी बदहौस दिख रही है। तभी जो उस ढाबे का मालिक होता है उस लड़की के पास में आता है और उस लड़की से कहता है कि आपको क्या परेशानी है, आपको क्या तकलीफ है। उस लड़की को पानी पीने के लिए देता है और उसके बाद में जब उससे पूछता है तो वो लड़की उस व्यक्ति से कहती है कि बस उसे फोन चाहिए, वो अपने घर पर बात करना चाहती है। पहले तो वो व्यक्ति थोड़ा सा झिझकता है, वो सोचता है कि आखिरकार पता नहीं कैसी लड़की है, क्या नहीं है, कहीं मैं किसी झंझट में न पड़ जाऊं। पर फिर वो सोचता है कि रात का वक्त है, एक परेशान लड़की है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और वो अपना फोन लेकर के उस लड़की को दे देता है। लड़की अपने घर पर शायद फोन करती है और फोन करने के बाद में बात करती है और उसके बाद में जो उधर से उस लड़की का भाई होता है वो उस ढाबे मालिक से बात करता है और बात करने के बाद में वो कहता है कि भाई साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो लड़की है, इस लड़की को यहां से कहीं जाने ना दीजिएगा और थोड़ी देर में आपके पास में पुलिस आ रही है, आप परेशान मत होइए। और उसके बाद में वो लड़की वहीं ढाबे पर रुकती है। वो जो लड़का होता है, जो उसका भाई होता है, वो इंदौर पुलिस को फोन करता है और इंदौर पुलिस यूपी पुलिस को फोन करती है, संपर्क करती है और उसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर यूपी पुलिस पहुंच जाती है और उस लड़की को अपने साथ लेकर के सीधा सदर अस्पताल पहुंचती है, जहां पर लड़की का चेकअप करवाया जाता है, मेडिकल करवाया जाता है और मेडिकल करवाने के बाद में उस लड़की को सीधे हवालात में ले जाया जाता है। दोस्तों, इस केस में कई ऐसे मेन पहलू हैं, मेन ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से ये पूरा जो पुलिस होती है उसका पूरा अनुमान होता है, जो मीडिया होती है उसका पूरा अनुमान होता है कि जरूर इस लड़की ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल करवाया है। क्योंकि जैसे कि राजा रघुवंशी अभी तक वो जाना नहीं चाहता था, हनीमून मनाने के लिए नहीं जाना चाहता था, पर जो सोनम होती है वो राजा रघुवंशी से बिना बातचीत किए हुए टिकट निकलवा लेती है। और उसके बाद में जब वो वहां पर पहुंचते हैं, वहां का जो लोकल गाइड होता है, जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है, राजा रघुवंशी की छानबीन कर रही होती है, उसे तलाश कर रही होती है, तभी जो वहां का गाइड होता है, वो गाइड पुलिस को बताता है कि 23 मई 2025 की सुबह करीब 10 बजे के आसपास हमने इस दंपत्ति को एक साथ में देखा था, पर उनके साथ में 3 लड़के और थे। जो लड़की थी, जो महिला थी, वो पीछे चल रही थी और वो चारों लड़के आगे आगे चल रहे थे। मैं उनके पास में जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि साहब, मुझसे कोई मदद चाहिए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, पर वो लोग मेरी मदद लेने से मना कर देते हैं। पुलिस को उस गाइड की बात से काफी इस केस को सॉल्व करने में काफी सहायता मिलती है और उसके बाद में पुलिस जैसे ही इस केस को और आगे
तलाश करती है तो फिर पुलिस को एक लगभग 4 मिनट से ऊपर का एक वीडियो मिलता है, जिसमें साफ दिख रहा होता है कि जो सोनम होती है वो काले कलर की जैकेट पहनकर किसी से फोन पर बात कर रही होती है। बगल पर एक अल्टो कार खड़ी होती है जिस पर एक व्यक्ति बैठा होता है और वो लड़का बार बार पुलिस की तरफ इस सोनम और उस राजा रघुवंशी की तरफ देख रहा होता है एकटक निगाहों से, जैसे कि वो उन लोगों की रैकी कर रहा हो। दरअसल दोस्तों, जब पुलिस इस केस को खोलने के लिए चारों तरफ से परेशान होती है तब वो फिर एक नया तरीका खोजती है। वहां के जितने टूरिस्ट लोग आते हैं, जितने लोग उस समय पर वहां पर घूमने के लिए आते हैं, उन सारे लोगों के मोबाइल का डाटा खंगाला जाता है और फिर उसमें से कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो पुलिस को संदिग्ध लगते हैं। उनमें से एक यूपी के ललितपुर का रहने वाला लड़का होता है जो कि एक राज कुशवाहा नाम के लड़के से संपर्क में होता है, बराबर टच में होता है। उन दोनों की आपस में लगातार बात होती है और फिर जब पुलिस उस राज कुशवाहा के बारे में पता करती है तो पता लगता है कि राज कुशवाहा जो इंदौर का रहने वाला है, जो एक प्लाईवुड कंपनी में काम किया करता है। दरअसल दोस्तों, वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि वो सोनम के पिता की होती है, जहां पर राज कुशवाहा बतौर मैनेजर के पद पर पोस्ट होता है। और जब पुलिस उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है तब जो सोनम होती है उसके मन में एक ख्याल आता है कि अब जिसने भी उसके साथी थे वो सारे लोग बारी बारी से पकड़े जा चुके हैं और अब एक दिन सोनम भी पकड़ी जाएगी, वो बचेगी नहीं। तभी शायद वो अपने घर पर फोन करती है और फोन करके वो अपने भाई से बताती है। तब जो उसका भाई होता है वो कहता है कि आप पुलिस के सामने सिलेंडर कर दो, आप पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, आप वहीं पर रुको। और वो पुलिस भेजता है और फिर वो पुलिस उस लड़की को लेकर के अपने साथ में जाती है। जैसे ही पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है, उसको अपने साथ में लेकर के जाती है। लड़की बार बार बेहोश हो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। ऐसा लगता है कि वो लड़की जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई होती है जो अपने आप से छुपा रही थी, पर दोस्तों कहते हैं कि पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छे कबूल देते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि आखिरकार इस केस में आगे क्या होता है। अभी और कुछ जानेंगे, अभी क्या क्या जानना बाकी है। धीरे धीरे सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आती रहेगी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।